नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष पटकथा लेखन तथा संवाद में दूसरी इकाई लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका नाम या जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार से है। उसमें हम देखते हैं कि फीचर फिल्म, टीवी धारावाहिक, कहानी एवं डॉक्यूमेंट्री की पटकथा को किस प्रकार से लिखा जाता है। स्वप्रथम रूप से हम देखेंगे कि किस तरह से चीजों का जो रूप स्वरूप है वह अपने अनुकूल पटकथा के आधार पर व्यक्त किया जाता है, चाहे माध्यम कोई भी हो। जैसे हम कहते हैं कि फीचर फिल्म है, टीवी धारावाहिक है, कहानी है एवं डॉक्यूमेंट्री की जो पटकथा है वो अलग अलग रूप से दर्शाई जाती है, क्योंकि जिस तरह से कई बार हम लिखते हैं उस तरह से उसका उस रूप में निर्देशन या उस रूप में निर्देशक निर्देशन नहीं कर पाता। अलग अलग रूपों के आधार पर पटकथा का जो स्वरूप है वह लिखा जाता है। हम देखते हैं कि किस तरह से चीजों का जो अभिव्यक्ति रूप है वह बदलता हुआ दिखाई देता है। पहली स्लाइड में देखेंगे कि किस तरह से चीजों को बताया गया है। फीचर फिल्म अर्थ एवं स्वरूप। दृश्य का क्या अर्थ है? देखिए, दृश्य का जीवन में बहुत बड़ा अर्थ है। हम देखते हैं कि फीचर फिल्म हो या नाटक हो, कहानी हो, उपन्यास हो, जब ये मंच के रूप में प्रदर्शित होती है या अभिनय के रूप में प्रदर्शित होती है तो दृश्य का महत्व उसमें बहुत ही रहता है, जिसके कारण हम चीजों को मूक अवस्था में भी समझ पाते हैं और सवाक अवस्था में तो हम ज्यादा अच्छे से समझते हैं। तो दृश्य का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, जिसके द्वारा हम सभी चीजों का जो रूप स्वरूप है वह अच्छे से समझते हुए दिखाई देते हैं। जैसे हम देखते हैं कई बार चित्र के माध्यम से हम अनेक चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, चित्र के माध्यम से हम अनेक चीजों को लिखने का भी प्रयास करते हैं, या संकेतों के द्वारा भी हम चीजों को सही दिशा के रूप में समझते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि दृश्य रूप में हमें दिखाई दे रही है। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूँ कि हम कहीं के लिए भी जाते हैं, जैसे आजकल तो गूगल मैप आ गया है, तो उसमें भी हम दृश्य के आधार पर कहाँ कहाँ एरो हमें उस साइड मोड़ रहा है उसके आधार पर हम मुड़ते हुए दिखाई देते हैं। रोड्स पर हम बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स में देखते हैं कि चीजों का किस तरह से दाएं जाना है, बाएं जाना है, या हम बहुत रूपों में विज्ञापन के अर्थ को भी समझते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर फीचर फिल्म में हम दृश्य का जो महत्व है बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि हम उसमें सारे भाव, सारे संकेत, सारे स्पष्ट रूप का जो आधार है वो उसको भी समझते हुए दिखाई देते हैं। दृश्य के माध्यम से हम उसकी उपयोगिता को भी जानते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किस चीज का उपयोग किस आधार पर व्यक्त करना है, क्योंकि सब चीजों का आधार अलग अलग है, सब चीजों का माध्यम भी अलग अलग है, सब चीजों को प्रस्तुत करने का ढंग यानी कि प्रस्तुतिकरण भी अलग अलग है। तो हम देखते हैं कि हर चीज अपनी उपयोगिता के आधार पर व्यक्त होती हुई दिखाई देती है। और संवाद तो हम देखते हैं जीवन में कि बहुत रूपों में अभिव्यक्त होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी हम कोई संवाद प्रस्तुत करते हैं या संवाद का वर्णन करते हैं तो सर्वप्रथम रूप से हम समय, स्थिति और वातावरण का रुख लेकर हम उस बात को एक तरह से प्रयोग में लाते हुए दिखाई देते हैं। तीसरा इसमें है कि हम जब फीचर फिल्म की पटकथा लिखते हैं तो उसमें हम स्तर का जो महत्व है वो बहुत ही ज्यादा है कि किस किस स्तर पर कैसे कैसे अभिव्यक्त किया गया। जैसे फ्रेम है, शॉट है, सीन है और सीक्वेंस आदि पर हम पटकथा का जो स्वरूप है वह लिखते हुए नजर आते हैं। फीचर शब्द। अब हम फीचर फिल्म का अर्थ बताते हुए उसके विभिन्न रूपों में उसकी उपयोगिता का यहाँ पर आधार देखेंगे। फीचर शब्द हिंदी में रूपक कहा जाता है। फीचर फिल्म किसी घटना, साहित्यिक कृति पर भी आधारित हो सकती है। फीचर फिल्म गद्य की अन्य विधाओं से अलग है। जैसे आप जानते हैं कि गद्य में अनगिनत विधाएं हैं, जिसमें से हम कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, इनको जब हम पढ़ते हैं तो इसमें भी अलग तरह से रोचकता का भाव आता है। जब हम कहानी या उपन्यास को मंच पर घटित होते हुए देखते हैं तो उसका आनंद भी
अलग होता है, उसमें हम अनेक प्रकार के रसों में डूबते हुए दिखाई देते हैं। तो पढ़ना और देखने में भी हम अलग अलग रस की प्राप्ति करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर कि गद्य की अन्य विधाएं, ये अन्य विधाएं क्या है, जैसे मैंने अभी बताया, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, डायरी, या हम यात्रा वर्णन को भी इसमें देख सकते हैं। फीचर फिल्म में निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। स्वप्रथम रूप में हम देखते हैं केंद्रीय विचार। केंद्रीय विचार से हमारा तात्पर्य है किसी विशेष घटना, यानी कि बहुत ही हम देखते हैं कि अगर कोई हादसा हो जाता है और उस हादसे में हम देखते हैं कि उस घटना पर ही पूरा बल दिया जाता है। विशेष व्यक्ति पर हम देखते हैं, किसी व्यक्ति पर कोई फिल्म आधारित होती है, उसके इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है, या उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो उसके संघर्ष है, उसके द्वंद्व है, उसका भी जायजा वहां पर लेती हुई दिखाई देती है। कई बार हम देखते हैं कि संस्कृति के आधार पर भी चीजों को अभिव्यक्त किया जाता है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति किस तरह पाश्चात्य संस्कृति में व्यक्त होती चली जा रही है। वो भाव, वो पहनावा, वो हम देखते हैं रहन सहन भी हमारा, और हमारी जो आचार विचार भी है वो भी कई प्रकार से आधुनिक रूप में इतने हम कहें कि घिरते चले जा रहे हैं, और उसमें हम अपनी संस्कृति को एक तरह से खोते चले जा रहे हैं। तो अन्य रूप भी यहाँ पर हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे हम देखते हैं कि फिल्म का जो मूल भाव या केंद्रीय विचार या केंद्रीय बिंदु क्या है, उस पर ही पूरी घटना का चित्रण करते हुए उसके आसपास की चीजों को लिया जाता है। कहानी का कथानक। कहानी का कथानक से हमारा तात्पर्य हम देखते हैं, जब भी कोई कहानी लिखते हैं तो मूल रूप से हम साहित्यिक दृष्टि से देखें तो उसमें 6 तत्वों का निर्धारण होता है, पर हम पटकथा के माध्यम से देखें तो उसमें हम देखते हैं कि 3 आधारों को व्यक्त किया गया है। स्वप्रथम रूप में हम देखते हैं कथानक में हम, या कथा सार कह लीजिए, या आप हम इसको प्रतिपाद्य के रूप में भी चित्रण करते हुए दिखाई देते हैं, या सार के रूप में भी हम इसे प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कितने मुख्य पात्र हैं, कितने गौण पात्र हैं, कितने अन्य पात्र हैं, कहानी की घटना यानी कि एक समस्या पर आधारित है, या अनेक समस्याओं को वहां पर लिया गया है। कहानी किस विशेष स्थिति को वहां पर जन्म देती हुई दिखाई देती है, वातावरण के अनुकूल है, समय के अनुकूल है, परिस्थिति के अनुकूल है, तो या फिर अवसादों के अनुकूल दिखाई जाती है। तो इसमें हम कहानी का मूल रूप से सार प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। कहानी के आंतरिक रूपों का ध्यान। हम आंतरिक रूप, क्योंकि हम देखते हैं कि कहानी जब भी लिखता है व्यक्ति तो उसमें हम उसे 3 भागों में विभक्त करते हुए दिखाई देते हैं। आरंभ, प्रारंभ और अंत की विशेष महत्ता है, क्योंकि हम देखते हैं कि घटना का जन्म कैसे हुआ, समस्या किस रूप से उत्पन्न होती जा रही है। यह समस्या या तो आप देखिए सामाजिक रूप से होती है, आर्थिक रूप से होती है, धार्मिक रूप से होती है, राजनीतिक रूप से होती है, या हम देखते हैं कि मानसिक रूप से भी अनेक प्रकार की समस्याएं जन्म लेती हुई दिखाई देती है। तो हम उसके जन्म और उसके समाधान या अंत तक जब पहुंचते हैं तो कहानी में किस तरह से सुखाए रूप का प्रयोग किया जाता है, या दुखांत स्थिति को वहां पर दर्शाया जाता है, क्योंकि दुखांत स्थिति कोई भी नहीं चाहता है। कहानी का अंत हम देखते हैं कि संतुष्ट करने वाला होना चाहिए, कि जो भी श्रोता फिल्म को देखने जा रहा है, या हम देखते हैं कोई भी किसी भी प्रकार की फिल्म को देखने जा रहा है, तो अंत में वो चाहता है कि किसी तरह की मनस्थिति का बोझ लेकर वो बाहर ना आए, खुश होते हुए वह बाहर आए। और इस रूप में ज्यादातर जो निर्देशक है वो अपनी कहानी का सुखांत अंत करते हुए दिखाई देते हैं, जो जनता को एक तरह से संतुष्टित करते हुए दिखाई देता है। वातावरण का विशेष महत्व है, क्योंकि हम देखते हैं, अभी भी मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार के रूपों का जो हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है, समय, परिस्थिति और वातावरण। हम वातावरण के अनुकूल ही पूरी कहानी का जो आधार है, जो विचार है, जो स्वरूप है, वह निर्धारित करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि हम देखते हैं या तो हम ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत अपनी कथा का चलन करते हुए दिखाई देते हैं, या शहरी वातावरण, कई बार मिश्रित वातावरण का भी हम अंकन करते हुए दिखाई देते हैं। कई बार हम वातावरण सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक पृष्ठभूमि के आधार पर भी प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस रूप में हम देखते हैं कि वातावरण का जो रूप है वह अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। दूसरा इसका जो भाग है वो है टीवी धारावाहिक का महत्व और पटकथा। देखिए हम देखते हैं फिल्म का जो पटकथा लिखी जाती है
उसमें हम देखते हैं कि एक लंबी कथा का जो वर्णन होता हुआ दिखाई देता है और 3 घंटों में हम देखते हैं कि पूरी जो फिल्म है वह अपने समापन की ओर अग्रसर होती हुई दिखाई देती है। कई बार 2 घंटे की फिल्म भी होती है ना। हमारे इसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के विज्ञापन भी आ जाते हैं, गाने भी आ जाते हैं, तो जो कथा का जो विस्तृत रूप है वह अधिक होता चला जाता है। पर जब हम टीवी धारावाहिक का महत्व और पटकथा का स्वरूप लिखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो पटकथा लिखी जा रही है वो कई बार निश्चित रूप से लिखी जाती है, कई बार निश्चित रूप से नहीं भी होती है, क्योंकि धारावाहिक देखते हैं हम लोग कि कई महीनों तक चलते हैं, कई बार कई वर्षों तक चलते हैं। और हम कई बार ये भी देखते हैं कि वो आरंभ तो हो गया है पर समापन का समय हमें आता हुआ नहीं दिखाई देता है ना। तो कई बार हमें उसमें ऊब भी हो जाता है, उदासीन भी आ जाती है। अगर उसमें रोचकता और मनोरंजन और ईर्ष्या, द्वेष, षड्यंत्र का जो भाव है वो चलता रहता है तो उसमें रस प्राप्त होता है, क्योंकि वास्तविक जीवन में भी हम देखते हैं कि हर घर की कहानी में किसी ना किसी तरह का तड़का लगा हुआ दिखाई देता है। धारावाहिक धारावाहिक में हम देखते हैं संदर्भ, प्रसंग और पात्रों का जो क्रम है वो लगातार बदलता रहता है। अब कई बार ये क्रम आप तो आपकी स्थिति परिस्थिति के अनुकूल बदलता है, कई बार आपकी फीस बढ़ने के अंतराल में भी हम ये अवस्था आते हुए दिखाई देते हैं, या धारावाहिक बहुत चर्चित हो जाता है तो पात्र अपनी फीस भी बढ़ा देते हैं, तो उसमें भी हम देखते हैं कि उसका क्रम बदलता हुआ कई बार दिखाई देता है। तो कहने का तात्पर्य है संदर्भ प्रसंग के अनुसार जो उस धारावाहिक के जो अभिनेता है, अभिनेत्री है, वो अपने क्रियाकलाप करते हुए दिखाई देते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि समाज में किस तरह की परिस्थिति चल रही है, किस तरह की स्थिति चल रही है, किसमें इस तरह का भाव जनता को अपनी ओर आकर्षित करेगा, वही भाव वहां पर उत्पन्न किया जाता है। धारावाहिक का विशेष जो महत्व होता है, क्योंकि हम समाज से जुड़े हुए हैं और समाज के साथ साथ हम सारे जो कार्य हैं वो सामाजिक रूप से या पारिवारिक रूप से या जीवनी परक, ऐतिहासिक, आपराधिक, कहने का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती चली जाती हैं, तो उस पर ही हम विशेष रूप से धारावाहिक का जो एक तरह से रूपरेखा है वो या पटकथा है उसको लिखते हुए दिखाई देते हैं। कई बार ये सामाजिक घटनाओं से घटित होती है, तो कभी पारिवारिक घटनाओं से घटित होती है, कभी जीवन परख से होती है यानी कि जीवनी परख से होती है, तो कभी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर भी लिखा जाता है। जैसे आपने बहुत सारे ऐतिहासिक धारावाहिक देखे होंगे, तो उसमें ऐतिहासिकता का जो महत्व है, जो आधार है, जो स्वरूप है, जो बच्चे नहीं जानते हैं उसको भी कई बार दिखाया जाता है। जैसे पृथ्वीराज चौहान है, रानी लक्ष्मीबाई है, या हम देखते हैं पौराणिक आधार पर भी चीजों को प्रस्तुत किया जाता है, जासूसी आधार पर भी हम देखते हैं, या आपराधिक आधार पर भी हम अनेक प्रकार के धारावाहिकों का क्रम देखते हुए दिखाई देते हैं। मूल बिंदु विशेष पर केंद्रित होता है। हम देखते हैं कि कोई ना कोई जब कोई धारावाहिक बनता है तो या तो पारिवारिक स्थिति के अनुरूप बनता हुआ दिखाई देता है, या व्यक्ति विशेष के अंतर्गत भी बनता हुआ दिखाई देता है। या हम देखते हैं कि जासूसी नाटकों में हम देखते हैं कि कोई भी एक ऐसा मुद्दा ले लिया जाता है, उसी के आसपास वो सारी क्रिया प्रतिक्रिया घूमती हुई नजर आती है। पात्रों के अनुकूल चरित्र हम देखते हैं कि आजकल तो टीवी सेट भी बहुत भव्य भव्य रूप में धारावाहिक को प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं, और कितनी साज सज्जा के अनुरूप लोग सजे धजे भी दिखाई देते हैं और अपने पात्रों का जो अभिनय रूप है वो भी प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि हम देखते हैं किसी को अगर सीधा साधा दिखाना है तो उसकी जो वेशभूषा है, उसका जो साज सज्जा है, हम उसी रूप में उसे प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पात्र भी पूरी महत्ता के साथ उसमें अपने अभिनय को पारित करता हुआ दिखाई देता है। समस्या हम देखते हैं कि जितने भी धारावाहिक है समस्या परख होते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि समस्या उसमें प्रधान रूप से दिखाई देती है, क्योंकि हम देखते हैं वास्तविक जीवन में भी सबके जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं चल रही हैं। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई भी समस्या का रूप नहीं है। तो इन धारावाहिक के माध्यम से कई बार हम इस तरह के षड्यंत्र, ईर्ष्या या द्वंद का जो स्वरूप है वह भी देखते हुए दिखाई देते हैं, पारिवारिक विघटन का रूप भी देखते हुए दिखाई देते हैं, प्रेम का स्वरूप भी देखते हुए दिखाई देते हैं।
और सारी चीजें उसके अनुकूल, जैसे ध्वनि का जो रूप है, हम देखते हैं पार्श्व संगीत भी बजते हुए दिखाई देता है। लड़ाई का जो दृश्य है उसमें भी हम देखते हैं ढिशुम ढिशुम की जो आवाज है वह कहीं ना कहीं आती हुई दिखाई देती है। आजकल तो नवीन तकनीकी आ गई है, तो हम कैमरे के माध्यम से हम देखते हैं गाड़ियां किस तरह से टकरा रही हैं, हवाओं में कैसे लड़ा जा रहा है। देखिए, एक तो धरती पर लड़ रहा है व्यक्ति, एक आसमान में भी लड़ता हुआ दिखाई देता है, तो उसके अनुरूप वो ध्वनि का भी जो रूप है वो वहां पर प्रस्तुत होता हुआ दिखाई देता है। और वातावरण के अनुसार, संस्कृति के अनुसार उस वेशभूषा को भी वहां पर धारण किया जाता है। और इन सब से जब तक हमें इन सब में रस नहीं प्राप्त होगा, रोचकता प्राप्त नहीं होगी, तब तक उसका महत्व वहां पर पारित होते हुए नहीं दिखाई देगा। हाँ, कई बार ऐसे भी हमें धारावाहिक देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हम पटकथा के आधार पर प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर पटकथा हम देखते हैं कि रोचकता या मनोरंजन से पूर्ण नहीं है, तो अभिनय करने वाला व्यक्ति उसमें किस प्रकार का रस वहां पर डाल पाएगा। तो हम देखते हैं कि कई जो धारावाहिक है या पटकथा है उसमें बिखराव की स्थिति आ जाती है, कि व्यक्ति कहना कुछ चाहता है और वहां पर हो कुछ रहा है, तो वहां पर उस रूप का तालमेल नहीं बैठता हुआ दिखाई देता। निरंतरता का भाव हम देखते हैं कि कई जो सीरियल हैं, कई जो स्थितियां हैं, वह कई लगातार चलती हुई दिखाई देती है, तो हम उसमें भी अनेक रूप से उसका जो आधार है वह कहीं ना कहीं प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य बेटा यहाँ पर ये है कि हम देखते हैं कि निरंतरता का भाव भी हमें अनेक रूपों से वहां पर एक तरह से प्रस्तुत होते हुए दिखाई देता है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से चीजों का जो माहौल है वो एक तरह से क्रिएट किया गया है। पृष्ठभूमि क्या है, उस पृष्ठभूमि के अनुसार कथा का जो निरंतरता का जो भाव है वह कैसे चलेगा, तनाव, टकराव या संघर्ष की जो स्थिति परिस्थिति है वह किस तरह से उसको एक विस्तृत रूप से बांटती हुई चली जाएगी। कहने का यहाँ पर अर्थ है कि जब हम पटकथा को स्क्रीन पर देखते हैं और स्क्रीन पर देखते हैं तो अनगिनत पात्र वहां पर एक दूसरे से अपने अभिनय का जो स्वरूप है वह साझा करते हुए दिखाई देते हैं। पर कई बार जो लंबे धारावाहिक है वह इन बातों का पूर्ण रूप से ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जो निरंतरता का भाव है वह उसके प्रभाव में ही आता होना चाहिए, तभी उसकी सार्थकता प्रस्तुत होती है। कहानी और उपन्यास की पटकथा देखते हैं हम, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कहानी या उपन्यास में हम देखते हैं कि जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें रस की प्राप्ति होती है। हमें जो लेखक है वह अपनी कहानी के माध्यम से, अपने उपन्यास के माध्यम से हमें एक तरह से बांधे हुए दिखाई देता है। हम देखते हैं कहानी में तो केवल एक कथा का जो आधार है, एक समस्या का जो आधार है, एक बिंदु का जो आधार है वो प्रस्तुत होते हुए दिखाई देता है। पर उपन्यास में हम देखते हैं अनगिनत समस्याओं का जो वहां पर स्वरूप है वह हमें एक तरह से अपनी ओर आकर्षित करते हुए दिखाई देता है। विभिन्न छवियों के द्वारा हम पात्रों की जो निरंतरता है, समस्याएं हैं या उनका द्वंद है, संघर्ष है, टकराव है, तनाव है, कड़वाहट है, छटपटाहट है, वह उनकी छवियों के द्वारा हमें एक तरह से घेरती हुई नजर आती है, हमें अपनी ओर आकर्षित करती हुई नजर आती है। बिंबों का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हम देखते हैं कि बिंब हमारे जीवन में अनेक प्रकार से अपनी स्थिति को बताते हुए दिखाई देते हैं। बिंब का अर्थ है, अंग्रेजी में हम देखते हैं कि इसे इमेज शब्द से एक तरह से प्रस्तुत किया जाता है। अंग्रेजी शब्द में निहित, जिसका अर्थ है बिंब भी कह सकते हैं, पद चित्र भी कह सकते हैं, शब्द चित्र भी कह सकते हैं और मूर्त विधान भी कह सकते हैं। बिंब कई प्रकार के होते हैं, जैसे एकेंद्रीय बिंब। एकेंद्रीय बिंब से हमारा तात्पर्य है कि हम उसमें किस तरह से अपने इंद्रियों के द्वारा उसके रूप स्वरूप को वहां पर एक तरह से प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो शरीर है 5 इंद्रियों के आधार पर एक तरह से बना हुआ है। उसमें हम चाक्षु बिंब है, श्रव्य बिंब है, स्पर्श बिंब है, रसास्वाद बिंब है, घांत्व बिंब है। और इसमें हम देखते हैं कि दूसरा इसमें जो स्तर है वो काल्पनिक बिंब का है। काल्पनिक बिंब में हम देखते हैं स्मृति बिंब आता है, कल्पित बिंब आता है, और तीसरा है इसमें अंतिम भाव या प्रेरक अनुभूतियों के आधार पर बिंब की प्रस्तुति की जाती है। जैसे सरल बिंब के द्वारा भी, मिश्रित बिंब के द्वारा भी, तात्कालिक बिंब के द्वारा भी, भावातीत बिंब के द्वारा भी और विकीर्ण अवस्था में भी हम बिंब का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं।
जैसे कि हम देखते हैं स्थिति प्रस्तुति में भी मैंने ये बहुत सारी स्थिति प्रस्तुतियां आपको बताई है कि लेखक किस तरह से इसकी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देता है, जैसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक आदि के आधार पर हम कहानी या उपन्यास की पटकथा का लेखन लिखते हुए दिखाई देते हैं। पर हम सामाजिक आधारों को वहां पर व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। उसमें हम अधिकार, कर्तव्य, नियम, सिद्धांत का जो आधार है वो प्रस्तुत करते हैं। आर्थिक रूप से हम धन के अभाव में किस तरह से व्यक्ति का जीवन होता है उसका वहां पर प्रस्तुतिकरण करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं अनेक प्रकार के जो जैसे वैष्णव की फिसलन आपका निबंध है, उसमें भी व्यक्ति किस तरह से धन को एक तरह से पाने के लिए अनेक प्रकार के उपक्रम रचता हुआ दिखाई देता है। या हम देखते हैं कि ईदगाह कहानी में किस तरह से आर्थिक अभाव के कारण व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है। या हम प्रेमचंद की कई कहानी उपन्यास भी ले सकते हैं जिसमें आर्थिक अभावों के आधार पर जीवन कितना मुश्किल होता हुआ दिखाई देता है। धार्मिक आधार पर भी हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की फिल्में हमारे यहाँ पर बनी है जो साहित्यिक आधार पर है या ऐतिहासिक आधार पर है, मनोवैज्ञानिक आधार पर है। तो इसमें हम देखते हैं कि कहानी के आधार पर 6 तत्व जो मैंने आपको बताए हुए भी है, कथानक है, चरित्र चित्रण है, वातावरण है, संवाद शैली है, भाषा शैली है और उद्देश्य का जो रूप है वह कहीं ना कहीं समस्या के आधार पर उसे व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। उपन्यास में हम देखते हैं कि एक तत्व और इसमें जुड़ जाता है, वह अभिनीयता, कि किस तरह से जो पात्र है वह उस समस्या के आधार पर अपने हाव भाव और अपने विचार, अपने अनुभव को वहां पर प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है। लास्ट नॉट लीस्ट, डॉक्यूमेंट्री की पटकथा। डॉक्यूमेंट्री का अर्थ हम इस रूप में लेते हैं, इसे वृत्त चित्र भी कहते हैं। इसमें हम देखते हैं किसी विशेष समस्या पर आधारित जानकारी देना होता है या किसी विशेष सूचना को वहां पर पारित करना होता है जो जनहित के लिए या जन कल्याण के लिए या जन प्रिय के लिए, लोकमानस के लिए, लोकहित के लिए उसका वहां पर जागरूकता का जो भाव है वो लेकर आना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि शहर में तो पढ़ा लिखा समाज है, वह कहीं ना कहीं से उपयुक्त जानकारी एक तरह से ले ही लेता है, पर ग्रामीण में जो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं या अचल में जो जीवन यापन कर रहे हैं, हम देखते हैं कि उनको उतनी ज्यादा सुख सुविधा पूर्ण नहीं होती। तो अनेक प्रकार की डॉक्यूमेंट्री की पटकथा लिखी जाती है और उसके माध्यम से जन को एक तरह से जागरूक किया जाता है। जैसे बहुत बड़े अभियानों का मैं यहाँ पर नाम लूं तो पोलियो का यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरे देश में किस तरह से, या हम आज के स्तर पर देखते हैं कि किस तरह से यात्रा वर्णन भी करना हो, कहीं की यात्रा करनी हो, तो उसमें भी हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्री का भी एक विशेष महत्व वहां पर दिखाई देता है। क्योंकि इसमें हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्री में दृश्य का भी बहुत ज्यादा महत्व, हर चीज में दृश्य का जीवन में महत्व है। क्योंकि दृश्य में जब हम चीजों को देखते हैं तो हमारे सारे हाव भाव, हमारे विचार, हमारा संवाद वहां पर एक तरह से स्पष्ट होते हुए दिखाई देता है और स्पष्ट के साथ साथ हमें उस रूप की, उस संवाद की समझ भी आ जाती है। वॉयस ओवर, वॉयस ओवर से हमारा तात्पर्य, यहाँ पर वॉयस ओवर अनेक रूपों में देखा जा सकता है। वॉयस ओवर से यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से चीजों को अभिव्यक्ति के स्तर पर प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि इसमें अलग अलग प्रकार से अलग अलग रूपों को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इसका जो महत्व है वह पटकथा के लेखन में अनेक प्रकार से प्रस्तुत होते हुए दिखाई देता है। आपने ये बहुत सारा शब्द पहले भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सुना होगा, कि इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जो तकनीकी के आधार पर यह प्रक्रिया लागू की जाती है। वक्ता इसमें दिखाई नहीं देता है, पर अपनी वॉइस ओवर में सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन के विज्ञापन एवं अन्य कार्यक्रमों में डबिंग के दौरान वहां पर दिखाई देता है। यहाँ पर हम देखते हैं पटकथा में या कई बार फिल्म में, जैसे आपने फिल्म देखी होगी, बाहुबली देखी है, पुष्पा देखी है, इसमें किस तरह से जो साउथ का जो हीरो है वो किस तरह से हिंदी में अपनी बात करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हिंदी में जो डबिंग हो रही है वो यही के किसी अभिनेता का जो रूप है वो वहां पर प्रस्तुत कर रहा है। तो यहाँ पर अभिनेता अपनी आवाज को स्क्रिप्ट के अनुसार उसमें परिवर्तन लाता, हाव भाव के द्वारा उसे प्रस्तुत करता है। जैसे कि
हम देखते हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वो किस तरह से हमारे यहाँ पर श्रेयस अभिनेता है, जो गोलमाल मूवी में भी आपने उसे देखा है, तो उसने अपनी आवाज को वहां पर एक तरह से प्रस्तुत किया है। अभिनेता भाषा में परिपक्वता संज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि एक एक जो पैरा है उसे डब किया जाता है, लिपसिंग में मिमिक्री या माइक टेक्निक आदि का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, इसमें हम देखते हैं कि वाद विवाद के रूप में भी मौखिक रूप से किसी विशिष्ट विषय के पक्ष विपक्ष में अपनी बात रखता है, उसमें भी हम इस तरह के भाव अभाव का जो रूप है वो लेकर आ सकते हैं। साक्षात्कार, साक्षात्कार से हमारा तात्पर्य है एक तरह से रूबरू होकर बातचीत करना, जैसे हम इंटरव्यू के दौरान एक दूसरे के समक्ष रहकर अपने संवादों का जो प्रस्तुतिकरण है या प्रश्नोत्तर का जो स्वरूप है वो एक दूसरे से साझा करते हुए दिखाई देते हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि ऐसी डॉक्यूमेंट्री भी फिल्में बनती है साक्षात्कार के ऊपर, के सामने वाला व्यक्ति प्रश्न लेकर उपस्थित होता है और वह अपने उत्तर के द्वारा एक बड़ी लंबी चौड़ी यात्रा का वहां पर वर्णन करते हुए दिखाई देता है। तो डॉक्यूमेंट्री की पटकथा का जो स्वरूप है वह इस प्रकार से